गहरे भूमिगत हजारों सैनिक पूरी अंधेरे में एक दूसरे को चीर देते हैं। वे अपने जबड़ों को लॉक करते हैं, एक्सोस्केलेटन को कुचलते हैं और बिना किसी पीछे हटने की अवधारणा के आक्रमणकारियों से लड़ते हैं। यदि ये इंसान होते तो इतनी क्रूर लड़ाई किसी मूल्यवान क्षेत्र या जमा किए गए संसाधनों के लिए लड़ी जाती, लेकिन चींटी कॉलोनियां पूरी तरह अलग कारण से लड़ती हैं। इस हायरार्की ट्री को देखने से उनका असली उद्देश्य सामने आता है। यहाँ नीचे हर एक लड़ाकू पूरी तरह एक्सपेंडेबल है, जो केवल ऊपर की श्रृंखला के शीर्ष पर मौजूद एकमात्र इकाई उनकी रानी की रक्षा के लिए काम कर रहा है। वही एकमात्र व्यक्ति है पूरे घोंसले में जो प्रजनन करने में सक्षम है। क्योंकि उसके पास जीवन बनाने का पूर्ण नियंत्रण है, उसे खो देना उनकी सभ्यता के गणितीय अंत की गारंटी देता है। इन सेनाओं के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ये साम्राज्य पूरी तरह अलगाव में शुरू हुआ था। पहले दिन रानी खुद को मिट्टी में गहराई तक दफना लेती है, प्रवेश द्वार को बंद करके खुद को हमेशा के लिए बाहरी दुनिया से अलग कर लेती है। अंधेरे में फंसी हुई उसका केवल एक जैविक उद्देश्य होता है। वो अपने शरीर के वजन को मेटाबोलाइज करती है, अपनी संग्रहित ऊर्जा और बेकार उड़ान मांसपेशियों को छोटे समूह के अंडों में बदल देती है। जब ये पहली छोटी चींटियां निकलती हैं, वे कमजोर, अनाड़ी होती हैं और पूरी तरह उसके प्रारंभिक मार्गदर्शन पर निर्भर रहती हैं, ताकि वे भोजन ढूंढना और जीवित रहना सीख सकें। ये शुरुआती संतानें उस नाजुक आधारभूत संरचना के रूप में काम करती हैं जो उनकी मां के कमजोर शरीर और ऊपर की घातक दुनिया के बीच एक भौतिक बाधा बनाने के लिए आवश्यक है। कुछ महीनों बाद वो छोटा स्टार्टअप ऑपरेशन औद्योगिक बन जाता है। नीचे विशेष कक्षों में कामगार एक अस्थायी बेकरी चलाते हैं, अपने जबड़ों का उपयोग करके बीजों को यांत्रिक रूप से कुचलकर एक महीन पचने योग्य पेस्ट बनाते हैं। ये आरेख उस सीड ब्रेड के प्रभाव को दर्शाता है। जैसे ही कच्ची कैलोरी प्रोसेस होकर लार्वा के भोजन में बदलती है, घोंसला विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि का अनुभव करता है। सैकड़ों नए कामगार पैदा होते हैं। तेज विस्तार एक भारी कीमत के साथ आता है। पुराने श्रमिक लगातार खुद को थका देते हैं, भारी दर से मरते जाते हैं ताकि विशाल खाद्य आपूर्ति चलती रहे। इन सड़ते हुए शरीरों को भीड़-भाड़ वाली सुरंगों में बीमारी फैलाने से रोकने के लिए कॉलोनी सख्त स्वच्छता क्षेत्र विकसित करती है। वे सावधानी पूर्वक अपने मृतकों को नर्सरी से बाहर ले जाते हैं और उन्हें एक अलग कब्रिस्तान कक्ष में रखते हैं। कॉलोनी एक मानव महानगर की लॉजिस्टिक सटीकता के साथ काम करती है। व्यक्तिगत जीवन नियमित रूप से पूरे सामूहिक के स्वास्थ्य और विस्तार को बनाए रखने के लिए बलिदान किए जाते हैं। ये तेज विस्तार अंततः शिकारी का ध्यान आकर्षित करता है। जब उच्च ऊर्जा संसाधन जैसे शहद की एक बूंद उनके द्वार के पास दिखाई देती है, तो ये तुरंत पास में रहने वाली एक विशाल आक्रामक जंगली कॉलोनी के स्काउट्स को आकर्षित करती है। ये टॉप डाउन मैप सामरिक खतरे को दिखाता है। शहद पीने से एक चमकदार फेरोमोन ट्रेल बनता है जो उनके घोंसले तक वापस जाता है। प्रतिद्वंद्वी स्काउट्स को आक्रमण का रोड मैप देता है। इसके बजाय कामगार एक शानदार रक्षा लागू करते हैं। छोटे मिट्टी के कणों को शहद पर गिराकर पूरी तरह गंध को दबा देते हैं। भोजन को दफन करना एक पूर्व रक्षा सुरक्षा प्रोटोकॉल के रूप में काम करता है, ताकि उनका सटीक स्थान दुश्मन सेनाओं के लिए अदृश्य रहे। लेकिन शानदार छुपाव भी सब कुछ नहीं रोक सकता। अचानक एक विशाल अस्वाभाविक हवा ऊपरी सुरंगों से गुजरती है, जैसे एक हिंसक वैक्यूम जो मिट्टी, मलबा और दर्जनों रक्षकों को खींच लेता है। चींटियों के लिए ये मानवीय हस्तक्षेप एक समझ से परे पर्यावरणीय आपदा है। वे घबरा जाते हैं, बाधित सुरंगों में तेजी से झुंड बनाकर दौड़ते हैं और एक अदृश्य शक्तिशाली बल पर अंधाधुंध काटते हैं। जबकि ध्यान ऊपर की ओर खींचा जाता है, एक दूसरी आपदा होती है। पास की जंगली कॉलोनी मुख्य द्वार को तोड़ देती है। यदि हम घोंसले की संरचना देखें
तो हम देख सकते हैं कि पतन कितनी तेजी से होता है। ऊपरी हिस्से तुरंत लाल हो जाते हैं क्योंकि हजारों आक्रमणकारी सैनिक टूटी हुई रक्षा के माध्यम से अंदर घुसते हैं और नीचे की ओर बढ़ते हैं। कॉलोनी के रक्षक गिरते हुए गलियारों को रोकने के लिए दौड़ते हैं, अपने जबड़ों को दुश्मनों के खिलाफ लॉक करते हैं और भारी नुकसान उठाते हैं। ऊपर से यांत्रिक खिंचाव और साइड से जैविक आक्रमण के बीच फंसे हुए बचे हुए रक्षक एक भयावह सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर होते हैं। उनकी परिधि रक्षा पूरी तरह विफल हो चुकी है। ऊपरी स्तरों के कब्जे में आने के बाद कॉलोनी तुरंत अपनी अंतिम रणनीति पर जाती है। वे अपने भोजन भंडार छोड़ देते हैं, अपनी मेहनत से हासिल क्षेत्र को त्याग देते हैं और घोंसले के ऊपरी हिस्से को दुश्मनों के लिए छोड़ देते हैं। नीचे एक हताश निकासी चल रही है। कई छोटे कामगार अपनी विशाल रानी को पैरों और एंटीना से पकड़ते हैं और उसके भारी शरीर को तंग मिट्टी के रास्तों से नीचे खींचते हैं। जैसे ही वो सबसे गहरे कक्ष तक पहुंचती है, शेष कामगार अपनी अंतिम रक्षा संरचना शुरू करते हैं। वे उसके ऊपर जमा हो जाते हैं, अपने जीवित शरीरों से एक घनी ढाल बनाते हैं। वे जानते हैं कि वे लंबी लड़ाई नहीं जीत सकते। ये जीवित दीवार दुश्मन की गति को धीमा करने के लिए बनाई गई है, परत दर परत खुद को बलिदान करके समय खरीदती है। चींटी के दिमाग के लिए उनका पूरा भौतिक साम्राज्य एक्सपेंडेबल है। इस एक जीव को जीवित रखना ही एकमात्र जीत की शर्त है। आखिरकार आक्रमणकारी पीछे हैं और मानवीय हस्तक्षेप समाप्त हो जाता है। जब धूल शांत होती है, रानी शरीरों के ढेर से बाहर आती है। उसका एंटीना टूटा हुआ होता है और शरीर पर घाव होते हैं, लेकिन वो जीवित रहती है। उसका बचना एक अवधारणा को दर्शाता है जिसे जीव विज्ञानी सुपर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार कॉलोनी एक एकल इकाई के रूप में काम करती है, न कि हजारों अलग अलग जीवों के समूह के रूप में। ये आरेख दिखाता है कि ये रणनीति कैसे काम करती है। हजारों व्यक्तिगत कामगार एक बड़े शरीर के एक्सपेंडेबल कोशिकाओं या अंगों की तरह काम करते हैं, जबकि रानी इस सिस्टम का अपूरणीय दिल होती है। जब तक ये केंद्रीय कोर सुरक्षित रहता है, वो हमेशा अपनी सेना को फिर से बना सकती है और साम्राज्य फिर से उठ सकता है। यदि आप देखना चाहते हैं कि ये जैविक मशीनें फिर से कैसे बनती हैं, तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और अगली डीप डाइव में मिलते हैं।